जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। हम लोग साइंस की क्लास में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। जितने भी लोग लाइव रहते हो, जितने भी लोग आके देखते हो उस समय, ठीक है, अपने आंसर देते हो, वो उन सभी लोगों से एक बार मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग शेयर कर दिया करिए ताकि और भी लोग जुड़ा करें। और दूसरी बात, जैसे कि आप लोग कल कमेंट कर रहे थे, बार बार ये पूछ रहे थे कि सर क्लास नहीं होगी, सर क्लास नहीं होगी, तो आप लोगों को मैं अभी अवगत करा दे रहा हूँ कि जो हमारी क्लासें हैं वो संडे को अभी शेड्यूल नहीं है। हम कुछ दिन बाद संडे को भी अपनी क्लासों को रखेंगे, क्वेश्चन सेशन वगैरह रखेंगे, लेकिन अभी हम लोग संडे को कोई क्लास नहीं करते हैं। ये बात आप लोगों को एकदम ध्यान से समझ जानी होगी। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, संडे को भी क्लास करेंगे और प्रॉपर करेंगे, हर तरीके से करेंगे जब हम लोग लाइव आना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लाइव चल रही है हमारी वीडियोस, ठीक है। हमारे सभी वीडियोस जो हैं रिकॉर्डेड लाइव चल रहे हैं और इन रिकॉर्डेड लाइव के साथ आप लोग बने रहिए और आप लोग बने रहते हैं। इसके लिए हम लोग आप लोगों का दिल से धन्यवाद कहते हैं। फिलहाल हम लोग साइंस में चलते हैं। तो साइंस में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया था और जहाँ तक कि मुझे याद है हमने अपने पिछली वीडियो में शुरू किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या शुरू किया था? तो हमने शुरू किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हिंदी में कहते हैं पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है। हिंदी में क्या कह देते हैं इसे? तो हिंदी में कह देते हैं इसे पाचक ग्रंथियाँ। और जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या होती हैं? तो ये होती हैं एक्सोक्राइन, ठीक है। क्या होती हैं? तो आप कहेंगे एक्सोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। अब देखिए जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को जानना है कि एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है। तो ये होता है बाह्यस्रावी, ठीक, बाह्यस्रावी ग्रंथियां। आज मैं थोड़ा बड़ा लिख पा रहा हूँगा, धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए बड़ा लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो बाह्य ग्रंथियां क्या है? ये बाह्य ग्रंथियां। और जो बाह्य ग्रंथियां होती हैं, बाह्य ग्रंथियां जो होती हैं इनमें डक्ट आर फाउंड, ठीक है। इसमें डक्ट पाई जाती हैं, मतलब कह सकता हूं वाहिकाएं, वाहिकाएं, या हिंदी में क्या वाहिकाएं ना लिख के सिर्फ लिख देते हैं वाहिका, वाहिका पाई जाती है। अब देखिए बाह्य ग्रंथियों से वाहिका पाई जाती है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यहां से निकलता है एंजाइम, ठीक है। यहां से सिक्रेशन किसका होता है? तो यहां से सिक्रेशन होता है एंजाइम का, ठीक है। एंजाइम का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। एंजाइम काम करता है किसका? तो एंजाइम करता है काम कैटालिस्ट का, ठीक है। किसका काम करता है? कैटालिस्ट का। हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक का। किसका? उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक क्या करता है? होने वाले प्रोसेस के रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। होने वाले प्रोसेस के रेट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। कौन? एंजाइम। कौन कर देता है? एंजाइम। तो इसी एंजाइम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसी एंजाइम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक क्वेश्चन यहाँ से जूनियर असिस्टेंट के पेपर 2018 के पेपर 2019 के जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि जो क्या पूछा गया कि ये होते हैं, क्या होते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो एंजाइम होते हैं, वो कहाँ पे खुलते हैं? डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं या किसी अंग में जाकर खुलते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? किसी अंग में जाकर खुलते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट किस में मिलते हैं? जो डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं, जो डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं वो क्या होते हैं? आपके हार्मोन्स होते हैं। वो आपके हार्मोन्स होते हैं। और वो जो ग्रंथियां होती हैं, कौन सी ग्रंथियां होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। हिंदी में कहते हैं
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो कहाँ पर खुलती हैं? तो आप कहेंगे सर पहला तो ब्लड में। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ डायरेक्ट किसमें मिल जाती हैं? ब्लड में। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, वो किसी न किसी अंग में जाकर खुलती हैं। ठीक है, वो किसी न किसी अंग में जाकर खुलती हैं। ये बात आप लोगों को समझनी है, ये बात आप लोगों को समझनी है। अब हमें इन्हीं ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्या करिए? लाइक कर लीजिए। और अगर अभी चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकन तो दबाना एकदम ना भूलें, क्योंकि आप लोग जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आप लोगों के पास तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा कि ज्ञानदायिनी चैनल की वीडियो आ गए हैं, या रजनीश सर की वीडियो आ गई, या प्रभास सर की वीडियो आ गई, या बीरेंद्र सर की वीडियो आ गई। ठीक है, तो आप लोगों को ये जानने के लिए बेल आइकन दबाना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और शेयर तो एकदम कर दिया करिए, एकदम आग लगा दिया करिए चारों तरफ। जैसे ही वीडियो आए हमारी सभी तरफ एकदम भेज दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि कौन आ गया है, तो हम आ गए हैं आप लोगों को पढ़ाने साइंस, वो भी एकदम बेसिक से। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है, हम लोग पहला जो इसमें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में एक ग्लैंड पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथियाँ। हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं भैया लार ग्रंथियाँ। अब जो लार ग्रंथियाँ होती हैं ये कहाँ पर होती हैं? तो आप कहेंगे फाउंड इन बक्कल कैविटी। ठीक है, आप कहेंगे फाउंड इन बक्कल कैविटी। हिंदी में कहेंगे मुख गुहा में पाई जाती है। हिंदी में क्या कहेंगे? मुख गुहा में पाई जाती हैं। अब बात आती है कि कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली क्या होती है? तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि सबसे पहला जो होता है सबलिंगुअल। ठीक, क्या होता है? सबलिंगुअल ये क्या है? लार्जेस्ट होती है। ये क्या होती है? लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है। अब देखिए सबलिंगुअल होता कहाँ पे है? अब आप हिंदी में जानिएगा कि सबलिंगुअल जो होता है ये होता कहाँ पे है? सबलिंगुअल जो होता है ये होता कहाँ है? तो आप कहेंगे जो सबलिंगुअल होता है, लेकिन लिंगुअल लैंग्वेज से समझ में आ रहा है, लिंगुअल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आपका निकलता कहाँ से है? लैंग्वेज आपका निकलता कहाँ से है? ये बात आप लोगों को जाननी होगी। तो लैंग्वेज आपका कहाँ से निकलता है? जल्दी से बताइए, लैंग्वेज आपका कहाँ से निकलता है? तो आप कहेंगे सर जीभ से निकलता है। कहाँ से निकलती है लैंग्वेज? आपकी आवाज़ कहाँ से आती है? तो आप कहेंगे जो आवाज़ आती है सर वो आती है हमारे जीभ से। ठीक है, हमारे जीभ से आती है। तो हमारे जीभ से आती है, तो इनकी स्थिति कहाँ पे होगी भाई? सबलिंगुअल की जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, ठीक है, इसे कहते हैं अधोजिह्वा। हिंदी में कहते हैं अधोजिह्वा, लेकिन पेपर में हिंदी में पूछा नहीं जाता, अंग्रेजी में भी लिख देंगे सबलिंगुअल, हिंदी में लिखेंगे सबलिंगुअल। ठीक, तो आप लोग ये बात को समझनी होगी। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? तो ये कहेंगे टंग में, टंग के किनारों पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती हैं? तो टंग के किनारों पर पाई जाती हैं, जीभ के किनारों पर पाई जाती हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सब मैग्जिला। सब मैग्जिला या इसी को कहते हैं पैरोटिड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं सब मैग्जिला हिंदी में। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आप लोगों को जानना है कि जो सब मैग्जिला है या पैरोटिड है ये कहाँ पर होती है? देखो
पैरोटिड को आप लोग कहाँ से याद करिए, पैरेट। और पैरेट क्या होते हैं, कहीं लटके होते हैं। तो आपके इस वाले भाग में बक्कल कैविटी में लटकने की जगह क्या है, आपके कान। तो कहाँ पर होते हैं भाई, ये कहाँ पर होती है सब मैग्जिला। तो आप कहेंगे जो सब मैग्जिला या पैरोटिड है ये कान के नीचे पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, कान के नीचे पाई जाती है। तो आप अब दूसरा आता है सब मैंडीबुलर, ठीक है, क्या आ जाता है, सब मैंडीबुलर। अब देखिए जो सब मैंडीबुलर है ये सबसे छोटी भी होती है, सबसे छोटी भी होती है और सबसे ज़्यादा लार को स्रावित करती है। लगभग 70% लार जो है सब मैंडीबुलर से ही स्रावित होती है। 70% सब मैंडीबुलर लार से ही स्रावित होती है। आप लोग एक बात याद रखिए कि जो सब्जी है, देखिए यहाँ पे देखिए सब मैंडीबुलर, जो सब्जी है वो कहाँ पर सबसे अधिक मिलती है। तो आप कहेंगे जो सब्जी होती है सर सबसे अधिक कहाँ पर मिलती है, मंडी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, मंडी में मिलती है। सबसे अधिक सब्जी कहाँ पर मिलती है, मंडी में मिलती है। तो कहेंगे अरे वाह सर, ये सबसे अधिक मंडी सब्जी कहाँ पर मिलती है, मंडी में। तो सबसे अधिक लार कहाँ से, सबसे अधिक लार कहाँ से स्रावित होती है, मंडी से। ओहो, मंडी से नहीं, कहाँ से, सब मैंडीबुलर ग्लैंड से। कहाँ से, सब मैंडीबुलर ग्लैंड से। सबसे अधिक कहाँ से, तो सब मैंडीबुलर ग्लैंड से। देखिए अब जो सबसे ज़्यादा स्रावित करता है वो होता क्या है, सबसे ज़्यादा मजबूत बन जाता है। क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो आपके क्या कहते हैं, आपके माउथ में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है, आपकी बक्कल कैविटी में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है। तो आप कहेंगे सर जबड़ा। क्या है, जबड़ा। तो ये कहाँ पर होते हैं, तो दोनों जबड़ों के पास में होते हैं। तो ये कुल मिला के 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन होती कितनी हैं, आप कहेंगे 3 जोड़ी, ठीक, 3 जोड़ी होती है। 3 जोड़ी होने के साथ साथ अगर संख्या में पूछ लिया जाए तो कभी संख्या में कितनी होती हैं, संख्या में 6 होती हैं। ठीक है, संख्या में 6 होती हैं। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक जीभ के दोनों किनारों पर हो गया, एक जबड़ों के दोनों किनारों पर हो गया भाई, 6 हो गया। तो कुल मिला के 6 हो जाता है। अब देखिए इनसे निकलता क्या है, तो इनसे निकलता है सलाइवा। इनसे क्या निकलता है, तो इनसे निकलता है लार। ठीक है, क्या निकलता है, इनसे निकलता है लार। ठीक है, क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, लार। और देखो ये कम से कम 1.5 लीटर इन अ डे, ठीक है, 1.5 लीटर पर डे क्या करते हैं, ये लार को स्रावित करती हैं। 1.5 लीटर पर डे लार को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। अब देखिए दूसरा काम क्या होता है, लार का पीएच मान पूछा जाता है। लार का पीएच मान पूछा जाता है, तो कितना होता है, 6.6 से लेके 6.8 तक, 6.6 से लेके 6.8 तक होता है। अब बताओ आप लोग कि 6.6 से लेके 6.8 तक है तो इसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। जल्दी से कमेंट करिए, मैं कमेंट आपका देखा करता हूँ। ठीक है, मैं आपका कमेंट देखा करता हूँ, जब ये प्रीमियरिंग हो रही होती है तो मैं कमेंट आपका देखा करता हूँ। तो आप लोग जल्दी से इसमें कमेंट करके बताएंगे 6.6 से लेके अगर 6.8 तक है, ठीक, 6.8 तक है तो क्या होगा, आप बताएंगे जल्दी से आप कमेंट करिए कि बेसिक नेचर का होगा कि एसिडिक नेचर का होगा। तो आपके दिमाग में आ गया सर किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। अब देखिए मैंने बताया था, अब इसमें पाया क्या जाता है, इसमें पाया क्या जाता है, क्या क्या पाया जाता है। तो आप कहेंगे सर 1%, 99% तो पाया जाता है वाटर, हिंदी में बोलें तो जल, और 1% पाया जाता है एंजाइम। कितने परसेंट, 1% पाया जाता है एंजाइम। और एंजाइम में भी 2 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। एक एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, एक एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, और एक का नाम है टाइलिन। ठीक है, एक का नाम है टाइलिन, एक का नाम है लाइसोजाइम। देखिए ये है आपका लाइसोजाइम और ये है आपका टाइलिन।
ये आपका है लाइसोजाइम, ये आपका है टाइलिन। ये आपको लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, समाप्त करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को क्या करता है, समाप्त करता है। और टाइलिन क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ये डाइजेस्ट करता है किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये किसका डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट का। कैसे करता है, मैं बक्कल कैविटी में बताया था सॉरी, कैसे करता है, तो ये बक्कल कैविटी में मैंने बताया था कि ये कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है और माल्टोज जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है। जब कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में बदल जाता है तो उसका पूरा पाचन होता है, लेकिन यहाँ पे पॉली से डाई में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल पाचन हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। अब पार्शियल डाइजेशन होने पे कितने परसेंट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, तो 30% यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। बाकी 70% कहाँ होता है, तो 70% पाचन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो आपका हो जाता है कहाँ पे हो जाता है बच्चा, तो हो जाता है आपका छोटी आंत में। क्या अमाशय में, क्या स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, क्या अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो आपका आंसर होगा सर अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। मुख में किसका पाचन होता है, तो मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है। बात आपको यहाँ तक की समझ में आई होगी। जल्दी से इसे नोट करिए, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, लीवर। हम लोग यकृत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लार से आने वाले या स्लेवरी ग्लैंड से आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लार ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर लार ग्रंथि माउथ में होती है, बक्कल कैविटी में होती है। लार ग्रंथि से लार कितना निकलता है, तो लगभग 1.5 लीटर इन अ डे निकलता है। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है सबलिंगुअल। सबसे अधिक लार कौन स्रावित करता है, तो सबमैंडिबुलर। ठीक, सबमैंडिबुलर। और लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.8 होता है। लार का नेचर कैसा होता है, तो लार का नेचर होता है बेसिक। लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम किसका पाचन करता है, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया का पाचन करता है। अगर टाइलिन की बात करें तो टाइलिन किसका पाचन करता है, तो आप कहेंगे सर टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कितने % तक कर लेता है, तो आप कहेंगे सर कर लेता है ये लगभग 70% तक। अब हम लोग पढ़ेंगे लीवर। लीवर हिंदी में कह देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, यकृत। इसी को क्या कहते हैं, जिगर। क्या कहते हैं, जिगर। अब चलो जिगर, अब बात कर लेते हैं कि भैया यकृत का वेट कितना होता है, यकृत का भार कितना होता है, वेट कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। सबसे भारी होता है। माइंड का अगर देखें तो 1.4 kg के समथिंग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यकृत का अगर देखें तो कितना होता है, 1.5 kg तक होता है। तो हैवीएस्ट ऑर्गन है। ठीक है, हैवीएस्ट ऑर्गन इन अ बॉडी, इन बॉडी नहीं, इन बॉडी। ठीक है, क्या कहेंगे, शरीर का सबसे भारी अंग।
शरीर का सबसे भारी अंग कौन होता है? तो आप कहेंगे सर यकृत होता है। यकृत का भार कितना होता है? तो 1.5 kg का होता है। अगर पूछा जाए यकृत की एसटीडी को क्या कहते हैं, यकृत के एसटीडी को क्या कहते हैं? तो हेपेटोलॉजी कहते हैं। हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यकृत का अध्ययन कहलाता है हेपेटोलॉजी। फिर बात करते हैं अगर यकृत का वेट कितना होता है, यकृत का भार कितना होता है? तो 1.5 kg का होता है। हैवीएस्ट ऑर्गन इन अ बॉडी होता है, शरीर में शरीर का सबसे भारी अंग होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे भारी अंग होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग यकृत के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे मैं यकृत के स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो देखिए आप लोग भी साथ साथ बनाते चलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब आप फिगर को बना के समझेंगे चीज़ों को तो आप लोगों के लिए ही क्या होगा? ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए यहाँ एकदम बीचों बीच में एक लिगामेंट होता है। बीचों बीच में क्या होता है? एक लिगामेंट होता है जिससे ये यकृत को क्या करता है? 2 भागों में बांटता है। ठीक है, बीचों बीच में क्या होता है? एक लिगामेंट होता है जो यकृत को 2 भागों में बांटता है। ये वाला भाग जो है, ये वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं फैल्सीफेरॉल लिगामेंट। ठीक है, फैल्सीफेरॉल लिगामेंट। तो ये नाम आप लोग याद करके रखिएगा, फैल्सीफेरॉल लिगामेंट। ये वाली बात आप लोग को याद करके रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से 2 डक्ट निकलते हैं। यहाँ से यकृत से 2 डक्ट निकलते हैं। ठीक है, यकृत से 2 डक्ट निकलते हैं। इस और इस डक्ट को हम लोग कहते हैं बाइल डक्ट। ठीक, पित्तवाहिका। क्या कहते हैं? पित्तवाहिका। आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, एकदम ध्यान से चीज़ों को समझिएगा तभी मज़ा आएगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा ना तो आप लोग कहेंगे कि सर आपने बताया ही नहीं। तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं। यहाँ पे एक थैलीनुमा संरचना होती है। यहाँ पे एक क्या होती है? थैलीनुमा संरचना होती है। ये मैं इसे नीले कलर से बना रहा हूँ। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं बाद में कमेंट आपका जब प्रीमियरिंग हो रहा होता है तो मैं देखा करता हूँ, तो आप लोग इसे बताइए जल्दी से। ठीक, ये वाला जो भाग है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गाल ब्लैडर। हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। हिंदी में क्या बोलते हैं? पित्ताशय। ठीक, आगे देखिए। यहाँ पे एक पत्तीनुमा संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पे एक पत्तीनुमा संरचना होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो और सुंदर बना दें। ये ऐसे होती है। ठीक, ये जो आती है इसमें प्रवेश करती है
यहाँ पे होती है आपकी ये आपकी है डियूडनम, ठीक है, डियूडिनम, जिसे हिंदी में कह सकते हैं ग्रहणी। ये आपकी ग्रहणी है। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट इसे कहते हैं हिंदी में भी, सिस्टिक वाहिका। आप ये समझ ही रहे हैं ये क्या है, पैंक्रियाज। ये आपका है पैंक्रियाज। आप देखिए ये वाली जो वाहिका है, इस वाली वाहिका को हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। बात आपको समझ में आई। यहाँ से पित्त रस आता है, इसमें जाता है, फिर यहाँ से किस में चला जाता है, ग्रहणी में चला जाता है। यहाँ से किस में चला जाता है, तो ग्रहणी में चला जाता है। ठीक है, किस में चला जाता है, तो ग्रहणी में चला जाता है। और ये कौन सी डक्ट है, इस वाली डक्ट का नाम क्या है, तो पैनक्रिएटिक डक्ट। ये है आपका पैनक्रिएटिक डक्ट, ये है आपका कॉमन बाइल डक्ट। हिंदी में कहते हैं सामान्य पित्त वाहिका, हिंदी में कहते हैं अग्न्याशयिक वाहिका। ठीक, यहाँ पे हैं कुछ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। हम लोग अग्न्याशय अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, ये आपका बन गया है लीवर। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं किस में, फिगर बना के। तो अभी आप लोगों से जिन लोगों को लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, उन लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अभी। ठीक है, अब चलिए जल्दी से क्वेश्चन बताइए कि पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में पित्त को कौन सी वाहिका लाती है। गाल ब्लेडर में पित्त को कौन सी वाहिका लाती है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि गाल ब्लेडर में पित्त को कौन सी वाहिका लाती है। गाल ब्लेडर में पित्त को कौन सी वाहिका लाती है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इस वाले भाग को एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं इस वाले भाग को। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या जो मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि बाइल जूस को गाल ब्लेडर में, बाइल जूस को गाल ब्लेडर में कौन सा डक्ट लेके आता है। तो आप बताएंगे जल्दी से आप लोग कमेंट करके। तो अब देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है फंक्शन ऑफ लीवर। हम लोगों को क्या पढ़ना है, फंक्शन ऑफ लीवर, यानी कि यकृत के कार्य, यकृत के कार्य। देखिए फंक्शन ऑफ लीवर हम लोगों को पढ़ना है, यकृत के कार्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए फिगर में देखिए ये वाली चीज़ें हम कभी नहीं लिखाते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें कभी नहीं लिखाई जाती। तो ये वाली चीज़ क्या है कि यकृत को दो भागों में कौन सा लिगामेंट बांटता है, तो आप कहेंगे फैल्सीफिरॉल लिगामेंट। फैल्सीफिरॉल लिगामेंट, ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए फिर कहे, अगर पूछा जाए यकृत से
पित्त रस को कौन वाहिका लेके आती है? यकृत से पित्त को कौन सी वाहिका लेके आएंगे? तो आप कहेंगे बाइल डक्ट, ठीक है, पित्त वाहिका। लेकिन अगर पूछा जाए कि गाल ब्लेडर में कौन सी, गाल ब्लेडर में यानी कि पित्ताशय में पित्त रस को कौन लेके आता है, कौन सी वाहिका? तो आप क्या कहेंगे? सिस्टिक डक्ट। क्या कहेंगे? सिस्टिक वाहिका। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टिक वाहिका। अगर पूछे कि पैंक्रियाज में अग्न्याशय में कौन सी वाहिका पित्त रस को लेके आएगी? तो आप कहेंगे सामान्य पित्त वाहिका, कॉमन बाइल डक्ट। कौन लेके आएगा? तो कॉमन बाइल डक्ट लेके आएगा। किसमें? अग्न्याशय में। बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर बात आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुई तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आगे देखते हैं, यकृत का कार्य पहला नंबर क्या है? यकृत का कार्य पहला नंबर क्या है? तो प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। पित्त रस का उत्पादन कौन करता है? तो पित्त रस का उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है। चलिए, पित्त रस आ गया यहाँ पे, तो हम लोग बाइल जूस के बारे में पढ़ते हैं, पित्त रस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पित्त रस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा पित्त रस का, ठीक है, पित्त रस का जो पहला पॉइंट है वो क्या है? वो है कि लीवर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लीवर क्या करता है? लीवर उत्पादित करता है, मतलब यकृत उत्पादित करता है। यकृत क्या करता है? तो यकृत उत्पादित करता है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे समझ लेनी है। फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि बाइल जूस का पीएच मान कितना है? बाइल जूस का पीएच मान कितना है? तो आप जल्दी से बताएं कितना है बाइल जूस का पीएच मान। जल्दी से कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड का वेट कर लिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8.6 to 8.9 होता है। 8.6 to 8.9 होता है। सर ये किस नेचर का होता है? तो आप कहेंगे सर क्षारीय नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? क्षारीय, बेसिक क्षारीय, ठीक है। किस नेचर का होता है? तो आप कहेंगे बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? तो क्षारीय नेचर का होता है। ये बात आप लोगों को समझ लेनी है, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्या कर लेनी है? समझ लेनी है कि ये किस नेचर का होता है। तो ये क्षारीय नेचर का होता है। अब बात आएगा कि ये स्टोर कहाँ पर होता है। तो ये स्टोर कहाँ पर होता है? जल्दी से बताएंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये स्टोर कहाँ होता है, ठीक है। तो इट स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, ठीक है। इट स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। तो ये कहाँ पर स्टोर्ड होता है? तो ये कहाँ पर स्टोर्ड होता है? तो आप कहेंगे यह पित्ताशय में इकट्ठा होता है। रितेश स्याही दे दो, ठीक है। यह पित्ताशय में इकट्ठा होता है। जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए, तब तक मैं अपने मार्कर में इंक फिलअप कर लेता हूं। ओके, चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग काफ़ी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे मेहनत करते रहें तो हम लोगों का ऑनलाइन आके पढ़ाना सक्सेस हो जाएगा। और हम लोगों का उद्देश्य है कि अब आप लोगों को ऑनलाइन हर एक चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। ऑफलाइन खुलेगा तो जहाँ जहाँ हम लोग पढ़ाते थे, जिस जगह पे हम लोग पढ़ाते थे, वो सभी की सभी जगहों पर हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग ऑनलाइन अब हमेशा पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक। तो अभी हम लोग इसे पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़िए और फिर हम लोगों को क्वेश्चन भी कराएंगे, हर कुछ कराएंगे। तो आप लोग इतना कर लिए होंगे, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा एक क्वेश्चन निकल के आता है जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि जो बायल जूस है जिसे हम लोग कहते हैं पित्त रस, ठीक है। क्या है? पित्त रस। जो पित्त रस है इसे गाल ब्लेडर में लाता कौन है? इसे पित्ताशय में लाता कौन है? इसे पित्ताशय में लाता कौन है? तो आप कहेंगे सर लाता है इसे सिस्टिक डक्ट। आपके सामने मैं लिखा ही हूं, ठीक है, मैं इसी चीज को बता दे रहा हूं। सिस्टिक डक्ट हिंदी में कहते हैं वाहिका। हिंदी में क्या कह देते हैं? वाहिका। बायल जूस को गाल ब्लेडर में लाता कौन है? तो सिस्टिक डक्ट लाता है। कौन लाता है? तो सिस्टिक डक्ट लाता है। फिर उसके बाद अगर आ जाए पैनक्रियाज, ठीक है, इन पैनक्रियाज मतलब अमाशय में, अग्न्याशय में। तो अग्न्याशय में कौन लाता है? तो आप कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। हिंदी में कहेंगे सामान्य पित्त वाहिका। सामान्य पित्त वाहिका, ठीक है, सामान्य पित्त वाहिका। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग अगर ये बात कर लिए हैं तो सामान्य पित्त वाहिका। अब चलिए इसमें बताइए पित्त रस में एंजाइम होता है क्या? पित्त रस में एंजाइम होता है क्या? तो आपका आंसर होगा सर पित्त रस में एंजाइम नहीं होता है। तो क्या होता है? सोडियम साल्ट। क्या होता है इसमें? सोडियम साल्ट होता है, ठीक है। पित्त रस में क्या होता है? सोडियम साल्ट होता है। एक क्या होता है? सोडियम टेरकोलेट और एक होता है सोडियम टेरकोलेट। एक होता है सोडियम टेरकोलेट और एक होता है सोडियम ग्लूकोकुलेट, ठीक है। एक होता है सोडियम टेरकोलेट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, और एक होता है ग्लूकोकुलेट, ठीक है, ग्लूकोकुलेट और एक होता है सोडियम टेरकोलेट, ठीक है। सोडियम टेरकोलेट और सोडियम ग्लूकोकुलेट ठीक है। सोडियम टेरकोलेट और सोडियम ग्लूकोलेट ये दोनों के दोनों होते हैं क्या? सोडियम साल्ट होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं? तो आप कहेंगे सर पित्त रस में सोडियम साल्ट पाया जाता है, सोडियम टेरकोलेट और सोडियम ग्लूकोलेट, ठीक है। ये दोनों का काम क्या होता है? दोनों के दोनों क्षार हैं, तो आप एक बात यहाँ पे जानिए
क्या है कि जो स्टमक भोजन होता है, स्टमक भोजन होता है, जल्दी से बताइए कि मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था जो स्टमक भोजन होता है, जो स्टमक भोजन होता है, मैं पिछली वाली क्लास में बताया था आप लोगों को। क्या बताया था कि कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं काइम। ठीक है, क्या, काइम। क्या लिखा मैंने, काइम लिखा। तो जो ये काइम है, ठीक है, काइम कैसा होता है, तो ये काइम होता है आपका एसिडिक फूड। ठीक है, एसिडिक फूड होता है और इसी एसिडिक फूड को ये किस में बदलता है, तो ये बदलता है बेसिक फूड में। ठीक है, बेसिक फूड में कौन बदलता है, बाइल जूस। ठीक है, कौन बदलता है, तो बाइल जूस। तो जो काइम होता है, काइम होता है वो कैसा फूड होता है, एसिडिक फूड होता है और एसिडिक फूड को किस में बदलता है, बेसिक फूड में बदलता है। तो कौन बदलता है, बाइल जूस। बाइल जूस में क्या उपस्थित होता है, सोडियम टैरकोलेट और सोडियम ग्लूकोकोलेट। ठीक है, ये उपस्थित होता है। तो ये क्या करता है, किस में बदल देता है, भोजन को बेसिक फूड में बदल देता है। भोजन को किस में बदल देता है, तो बेसिक फूड में बदल देता है। ये बात आप लोगों को जाननी होगी। तो जल्दी से ये वाली बात आप लोग नोट करिए ताकि हम लोग किस में पहुंचते हैं और आगे पहुंचते हैं। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलिए अब आगे देखते हैं बाइल जूस और क्या करता है। तो बाइल जूस जो है, जो बाइल जूस है ये आगे क्या करता है, तो ये आगे करता है एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। किसका काम करता है, एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। यानी कि ये क्या करता है, तो ये करता है एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है सर, क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। और क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, तो ये इमल्सिफिकेशन करता है किसका, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायसीकरण। ठीक है, वसा का क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फैट का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। ठीक है, फैट का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ये वाली बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए। जल्दी से ये वाली बात नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाली बात आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग को क्या जान लेना चाहिए, आगे हम लोगों को जान लेना चाहिए क्या, कि गाल ब्लेडर का काम क्या है। ठीक है, गाल ब्लेडर का काम क्या है, हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। हिंदी में क्या कहते हैं, पित्ताशय। तो हम लोगों को गाल ब्लेडर के बारे में जानना है। ठीक है, हम लोगों को गाल ब्लेडर के बारे में जानना है, यानी कि पित्ताशय के बारे में हम लोगों को जान लेना चाहिए। पित्ताशय के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थैलीनुमा संरचना होता है, थैलीनुमा
थैलीनुमा संरचना होता है। क्या होता है? तो थैलीनुमा संरचना होता है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। गॉल ब्लैडर जो होता है कैसा होता है? तो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा संरचना होता है। ये बात आप लोग को जान लेनी चाहिए। अगर ये बात आप लोग को समझ में आ गई तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ और क्या करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, क्या कार्य है? अभी मैंने बताया था, मैं यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं। इसका कार्य क्या है? स्टोर करना है। किसे? पित्त रस को। ठीक है, पित्त रस को क्या करना? स्टोर करना। ठीक है, स्टोर करना। तो आप लिख सकते हैं स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस यानी कि पित्त रस का भंडारण करना। ठीक है, पित्त रस का क्या करना? भंडारण करना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में कभी कभी क्या होता है, स्टोन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? तो कभी कभी गॉल ब्लैडर में बन जाता है आपका स्टोन। हिंदी में कहते हैं पत्थरी। क्या कहते हैं? पत्थरी। और हिंदी वाले और जान लो कि इसे और क्या कहते हैं? असमरी। ठीक है, इसे असमरी भी कहते हैं, इसे पत्थरी भी कहते हैं, इसे स्टोन भी कहते हैं। क्यों बन जाता है? तो इसके बनने के दो कारण, पत्थरी बनने के दो कारण होते हैं। एक होता है कि बाइल साल्ट क्या हो जाए, बाइल साल्ट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। और एक क्या हो जाए? ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक क्या अधिक हो जाए? तो कोलेस्ट्रॉल की स्पेलिंग लिख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाए। तो दो कारण से होता है, एक बाइल सॉल्ट अधिक हो जाए और दूसरा क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाए। अगर ये दोनों आपका अधिक हो जाता है, तो आपको होने की क्या संभावना हो सकती है? असमरी या फिर पत्थरी या फिर स्टोन, दोनों तीनों में से जो भी आपके नाम समझ में आए वो कर लीजिए। अब देखिए इनको नष्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, ब्रेकडाउन किसके द्वारा? तो ब्रेकडाउन किया जाता है वेव के द्वारा। तो आप इसे कहेंगे ब्रेकडाउन बाय वेव। ठीक है, बाय वेव, ब्रेकडाउन बाय वेव। किसके द्वारा? तो तरंगों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तरंगों के द्वारा। और दूसरा क्या किया जाता है? कट एंड आउट। क्या कर दिया जाता है? कट एंड आउट, काट कर निकाल दिया जाता है। ठीक है, काट कर निकाल दिया जाता है, काट कर निकाल दिया जाता है। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा गया है कि तरंगों द्वारा क्या किया जाता है? तरंगों द्वारा पित्ताशय से पत्थरी को निकालने को क्या कहा जाता है? तो देखिए सबसे पहले निकाला कैसे जाता है कि तरंग हाई इंटेंसिटी की क्या होती हैं, वेव्स जो होती हैं, पत्थरी को टारगेट करके उस पर चला दिया जाता है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में मिल जाता है बाइल जूस के साथ और मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ये काम हो गया। अगर आपकी पत्थरी, अगर आपकी नहीं जिसको भी हुई है उसकी पत्थरी क्या हो, अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए, पत्थरी ज़्यादा बड़ी हो जाए तो पित्ताशय को क्या कर दिया जाएगा? काट के शरीर से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहा सर काट के निकाल दिया जाएगा पित्ताशय, तो क्या किया जाएगा भाई? तो कैसे हम जिंदा रहेंगे? तो आप जिंदा रह लेंगे, लेकिन आपका डाइजेशन जो होगा वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक, तो सही तरीके से डाइजेशन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? सही तरीके से अगर डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? डॉक्टर बस इतना कहेगा कि आप ये चीज़ें खाइए, ये चीज़ें ना खाइए। जैसे आप बीज वाले चीज़ों को ना खाइए,
ठीक है। आप बीज वाली चीज़ों को ना खाइए, आप मोटी पकली वाले जो होते हैं, कबर वाले जो होते हैं, उनको ना खाइए, ठीक है। तो ऐसे तरीके से, या फिर जो है छिलके जो है निकाल के खाइए, ठीक है, छिलके जो है निकाल के खाइए। तो इस प्रकार से आपको क्या किया जाएगा, सजेशन दे दिया जाएगा डॉक्टर के द्वारा, और बाकी आपके शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि तरंगों के द्वारा जो पथरी को खत्म किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या फिर काट कर निकाल दिए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और अगर इस दोनों चीज़ों के नाम आप लोग को नहीं पता है और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे मिलिए हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। हमसे मिलिए आप हमारे नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बने रहिए ज्ञानदायिनी के साथ। मिलते हैं हम लोग ग्रामीण विकास की क्लास में 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।